नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड ने लगाई छलांग। उत्तराखंड 23वें स्थान से 11वें स्थान पर पहुंचा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की रैंकिंग। स्टेट्स बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में किया ऐलान। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श के पश्चात निर्धारित रिफॉर्म एक्शन प्लान राज्यों को निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक समुचित रोड मैप प्रदान करता है। उत्तराखंड ने आरंभ से ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में लगातार सक्रियता से कार्य किया है। वर्ष 2015 की पहली रैंकिंग में हम 23वें स्थान पर थे और वर्ष 2019 में 11वें स्थान पर रहे। उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो सके, इसके लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि अगर इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत निवेश से संबंधित आवश्यक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, बावजूद इसके इसमें स्वच्छ पर्यावरण एवं जलवायु, बेहतर कानून व्यवस्था, अनुशासित वर्कर्स एवं उत्पादकता और श्रमिक विवादों की अनुपस्थिति आदि चीजों को हमारे राज्य के सकारात्मक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। ये परिस्थितियां निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्तराखंड राज्य को निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में हम कृत संकल्प हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। मसूरी में आप पार्टी के कार्यकर्ता ने आप पार्टी के मसूरी विधानसभा प्रभारी नवीन प्रसाली के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर इकट्ठा हुए और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से इस्तीफा की मांग की। नवीन प्रसाली ने कहा कि बड़े बड़े नारों और वादों के साथ उत्तराखंड में सत्तासीन हुई बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड को लूट का अड्डा बना दिया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाली बीजेपी और उनके मुख्यमंत्री पर उन्हीं के विधायक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। है जो प्रदेश की नकारा सरकार पिछले 3.5 सालों से सोई हुई है और आम आदमी पार्टी का इफेक्ट देखकर आज सरकार के पूरे विधायक बागी तेवर अपना रहे हैं और उनके जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब 2022 में मोदी लहर नहीं चलेगी, काम करना होगा। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि इतने लंबे टाइम तक जो सरकार प्रचंड बहुमत से जनता ने सत्ता सीन की थी आज सोई हुई है और उत्तराखंड बेहाल है। एक तरफ कोविड का संकट है, दूसरी तरफ पहाड़ों में आपदा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अपने किले के अंदर कैद हैं और आज 3.5 साल बाद भी 1/4 मंत्रिमंडल सरकार का खाली है। 1.25 साल वित्त मंत्री जी को गुजरे हो गए, एक वित्त मंत्री पैदा नहीं कर पाए हैं, एक वित्त मंत्री की खोज नहीं कर पाए हैं और आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ सरकार के आज विधायक बागी तेवर अपनाए हैं। साफ तौर पर कह दिया है कि हम 2022 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आप कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रदर्शन जा रहा है? सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उनका ये कहना है कि 3.5 साल में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने प्रदेश के विकास और जनता के लिए कुछ नहीं किया है। वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक और मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। वहीं अगर विजिलेंस की बात करी जाए तो विजिलेंस को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया है। तो ऐसे में ये किस तरीके की जीरो टॉलरेंस सरकार है और इसी को लेकर लगातार आप प्रदर्शन कर रही है। उनका ये कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ना तो उनके मंत्रिमंडल में आज तक विस्तार हो सका और 50 से ज्यादा विभाग यहाँ पर वो खुद संभाल रहे हैं, जबकि वित्त मंत्री आज तक वो नहीं दे पाए प्रकाश की मृत्यु के बाद। तो ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मसूरी में नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। मसूरी टिहरी बाईपास पर अवैध कब्जों पर ये कार्रवाई की गई है। यूपी निर्माण निगम के बनाए गए फ्लैट को खाली कराया गया है। 40 फ्लैट में से 18 फ्लैट को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया गया है। एसडीएम मनीष कुमार और अधिशासी अधिकारी एमएल शाह ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान फ्लैट के अंदर रखे लोगों के सामान को बाहर निकालकर फ्लैट को सील किया गया। बताया जा रहा है कि GNRUM के तहत गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत 96 फ्लैट स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 40 फ्लैट ही बन पाए। अधिशासी अधिकारी अमित शाह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद IDH बिल्डिंग में अवैध तरीके से रह रहे लोगों के कब्जे से फ्लैट को खाली करवाया गया है। ये दोनों ही जो ताकतें हैं, चाहे ईओ नगर पालिका हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, नगर पालिका सभासद हो और सरकार की तरफ से चाहे विधायक हो गणेश जोशी हो, दोनों के बीच 1.5 महीने से ये सौदेबाजी चल रही है कि किस तरह से मजदूरों को बेघर किया जाए। और इसी सौदेबाजी की तरह जो विस्थापन के नाम पर, पुनर्वास के नाम पर 56 करोड़ के मजदूरों को इधर उधर भगाने की वजह से कि RDH में रह रहे जो बिल्डिंग है, जो भारत सरकार के द्वारा निर्मित है, नगर पालिका का उस पर कोई अधिकार नहीं। कुछ लोग वहाँ पे पहले समय से रह रहे हैं, उनको खाली करा करके उनको समायोजित करने की जो बात की जा रही है, ये गले से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, दूसरों को बसाया जा रहा है। कोई इन्हें नोटिस नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं दिया गया। 5-6 साल से लोग सब यहाँ बिल्डिंग में रह रहे हैं। आज अचानक अनाउंसमेंट करते हैं मकान खाली कराने के लिए कह रहे हैं। और गरीब परिवार देखिए, एक बच्चे को बुखार आ रहा था, अभी आपने देखा होगा, एक बच्चे को बुखार आ रहा है, छोटा बच्चा है, उसे उठा के बाहर रख दिया। किसी को कुछ दुर्घटना कुछ हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा? गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, दूसरों को बसाया जा रहा है। कोई इन्हें नोटिस नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं दिया गया। 5-6 साल से लोग सब यहाँ बिल्डिंग में रह रहे हैं। आज अचानक अनाउंसमेंट करते हैं मकान खाली कराने के लिए कह रहे हैं। और गरीब परिवार देखिए, एक बच्चे को बुखार आ रहा था, अभी आपने देखा होगा, एक बच्चे को बुखार आ रहा है, छोटा बच्चा है, उसे उठा के बाहर रख दिया। किसी को कुछ दुर्घटना। लगातार हमारे संवाददाता सुनील सोनकर ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। सुनील, कब से ये फ्लैट बने हुए हैं? और 40 फ्लैट थे, जिनमें से 18 फ्लैट खाली करा लिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। और जब अब ये कब्जा यहाँ पर खाली कराया गया है लोगों से, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ सुविधा भी दी गई है प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अवैध रूप से IDH बिल्डिंग के जो 40 फ्लैट थे, उसमें से 18 फ्लैट में रह रहे थे, उनको प्रशासन द्वारा बलपूर्वक खाली करवाया गया है और उनको विस्थापन की कोई योजना नहीं है। सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, अगर उनको विस्थापित किया जाता है तो कहाँ ऐसे में तो अतिक्रमणकारियों को और सेव मिल पाएगी। तो उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद यहाँ पर जो जितनी भी सरकारी भूमि है, वहाँ से अवैध कब्जे को खाली कराया जा रहा है। और इसी के संबंध में यहाँ पर IDH बिल्डिंग में SDM मनीष कुमार और अधिशासी अधिकारी ML शाह के नेतृत्व में यहाँ टीम पहुंची और जो 18 फ्लैट यहाँ पर कब्जे किए गए थे, उनको बलपूर्वक खाली कराया गया है। यहाँ से जो सामान था, उनका बिल्कुल घर से बाहर निकाल दिया गया है, लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया है। परंतु जो पीड़ित लोग हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि वो इस समय जाएंगे कहाँ? एक तो बरसात, ऊपर से कोरोना की मार, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को उन्होंने हिटलरशाही रवैया अपनाते हुए कहा कि अगर उनको विस्थापन नहीं किया जाता है तो वो इस संबंध में भूख हड़ताल पर बैठने की भी योजना बना रहे हैं। और जितने पीड़ित परिवार है, ये माना जा रहा है कि सोमवार को वो नगर पालिका प्रांगण में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद सुनील। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लालकुआ में युवती का अपहरण हुआ है। वार्ड नंबर 4 की रहने वाली लड़की का अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं का अभी तक कोई सुराग नहीं है। अपहरणकर्ताओं की तलाश में पुलिस की 4 टीमें जुटी हुई हैं। बड़ी खबर लालकुआ से, जहां एक युवती का अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं का अभी तक कोई भी सुराग नहीं है। अपहरणकर्ताओं की तलाश में पुलिस की 4 टीमें जुटी हुई हैं। लालकुआ में युवती का अपहरण हुआ है और अभी तक अपहरणकर्ताओं की तलाश जारी है। खरा नाम है, दीजिए मेरे रात 10 बजे घटना। पुलिस को हमने सूचना टाइम कर दी, लेकिन पुलिस ने रात से यही कह रही कि अभी आधा घंटा रुकिए, आप 1 घंटा रुकिए, अभी आपको मिल जाएगी। 1 घंटा रुकिए, रात को 3 बजे कह दिया आप घर जाइए, हम अभी आपको 2 घंटे में लड़की बरामद करके अभी आपको पहुंचा रहे हैं। सुबह जब हम पूछे तो कह रहे कन्फ्यूज हो गए थे, हम पर सूचना ऐसी कोई नहीं। वो लड़की थी मेरी छोटी। अच्छा, वो बेहोश है, अभी उसको होश नहीं आता। और
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमेश पंत इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस पूरे मामले में? वार्ड नंबर 4 में रहने वाली लड़की जिसका अपहरण कर लिया गया है, कैसे ये अपहरण हुआ है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, साफ तौर से ये कल देर रात का मामला है। लालपा वार्ड नंबर 4 का है, जहाँ पे ये लड़की रहती थी और ये अपनी 3 बहनों के संग और अपने परिवार के संग करीब देर रात 10 बजे के आसपास ये अपने जो गली होती है उसमें टहल लेती। इसके अलावा जो गाड़ी होती है वो गाड़ी हालांकि अभी पुलिस के हाथ नहीं आई है और जो आरोपी हैं अपहरणकर्ता वो भी पुलिस के हाथ नहीं आ पाए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी एक चीज है कि 3 बहनें संग घूमती हैं, परिवार संग घूमता है, जिसमें से एक लड़की को उठा ले जाते हैं। बताया जाता है कि ये गाड़ी में करीब 2 से 3 लोग सवार थे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला रेलवे स्टेशन पर सुबह 5:45 पर परीक्षण के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन जो कि दिल्ली से देहरादून जा रही थी। इस दौरान रेलवे स्टेशन लाइन नंबर 3 से गुजरते समय ट्रेन से कटकर एक स्थानीय महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। महिला की शिनाख्त पत्नी और आपको बता दें कि महिला की शिनाख्त कर ली गई है। निवासी अंबेडकर नगर डोईवाला के रूप में महिला की शिनाख्त की गई है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 जहां पर एक महिला की मौत हो गई है। अंबेडकर नगर से ये खबर है।